राहुल जब प्रतीक के ऑफिस में आया तब राहुल प्रतीक के पहचान में ही नहीं आ रहा था। कवि के चेहरे से उसकी बदसूरत दाढ़ी गायब हो चुकी थी और उसके उलझे बाल भी सही हो चुके थे। एक सिल्क शर्ट, उसके ऊपर जैकेट और एक नया फैशनेबल जीन्स पहना हुआ था राहुल ने। प्रतीक का हैरान हुआ चेहरा देखकर राहुल मुस्कुराने लगा। आज मैं शायद थोड़ा अलग दिख रहा हूं, है ना? राहुल ने कहा। आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे, प्रतीक ने भी हंसते हुए कहा। अब मुझे भिखारी की तरह दिन गुजारना नहीं पड़ रहा, चेयर पर बैठते हुए कहा राहुल ने। बेवजह अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करके अपने हाथ में पहनी हुई सोने की घड़ी में समय देख लिया। पर मुझे बचाने के लिए आपने जो मेहनत की है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं जब खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहा था तब आपने मुझ पर भरोसा रखा। मैं श्योर हूँ अगर ये केस कोर्ट तक पहुंच जाता तो इसका अंजाम मेरे लिए बहुत बुरा होता। आपका नसीब अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही कहा, पर क्या आप बता सकते हैं कि किसने सोचा होगा कि असली घटना कुछ ऐसा होगा? अपने बेटी की जिंदगी से मुझे हटाने के लिए अंजू का खून कर दिया मेरे बुढ़े ससुर मिस्टर शर्मा ने। इस घटना को समझ पाना सच में थोड़ा मुश्किल है। वो आए थे निधि को ढूंढते हुए, पर उन्हें मैं मिल जाता हूँ, वो भी नशे में चूर। और तभी उनके दिमाग में वो शैतानी प्लान आ गया। ग्लास केस से कुल्हाड़ी निकालकर मुझे ले गए अंजू के घर पे और उसे खून करके उसका खून मेरे शर्ट और पैंट पर लगा दिया। और जब ये सब हो रहा था तब मैं जरूर बेहोश था, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसा ही हुआ है लगता है। पुलिस उस कुल्हाड़ी को ढूंढ नहीं पाई और मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। मैंने ये मान भी लिया था कि कुल्हाड़ी गायब होने का मतलब शायद मैं ही खूनी हूं, पर सच्चाई तो ये है कि उस कुल्हाड़ी को ले गए थे मिस्टर शर्मा और उसे इस्तेमाल भी किया था। बिल्कुल यूज किया था, राहुल ने कहा। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने टीवी और अखबारों पर अपने इंटरव्यू में कहा है कि उस बुढ़े के मन में पहले से ही शायद मुझे फंसाने की इच्छा थी और अंजू को खून करने के बाद उनकी ये इच्छा सबके सामने आ गई। सालों से मुझे खून करने की उनकी ये इच्छा वो अपने दिल में लिए घूम रहे थे और अंजू का खून करने के बाद उसी कुल्हाड़ी से उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को काट कर खून करके अपनी उस अतृप्त इच्छा को पूरा कर लिया। बीवी और बच्चे का खून करने के बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया और इन दोनों खून के साथ उन्होंने अंजू के खून को भी कबूल कर लिया। बिल्कुल, दाद देना पड़ेगा उनकी हिम्मत को, प्रतीक ने कहा। जी बिल्कुल, उनको दाद देना तो बनता है, क्योंकि 3 खून करने के बाद उन्होंने उसी कुल्हाड़ी से अपनी नसें काटकर आत्महत्या भी कर ली और उसके बाद ही आप फिर से आजाद हो गए। बिल्कुल सही, और मैं अभी अपने आप को राजा की तरह महसूस कर रहा हूँ। निधि अब मुझे और भी ज्यादा प्यार करती है और इस दुनिया में अब मेरे अलावा उसका कोई नहीं है और उसकी फैमिली में और कोई भी जिंदा ना रहने की वजह से अब सारे जायदाद का मालिक वो बन चुकी है। इसीलिए अब मुझे और भिखारी की तरह नहीं रहना पड़ रहा। अब मेरी जो मर्जी मैं वो कर पाऊंगा। अपने जीवन को खुलकर जीने का मौका मिल गया है मुझे। सच में बहुत बढ़िया। मेरे साथ साथ जब सभी लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ गया था तब सिर्फ आप ही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा था। एक हल्की सी मुस्कान देकर राहुल ने फिर से कहा, मैं आपका कितना बड़ा आभारी हूँ ये मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने निधि से बात की है, हमें आपकी फीस चुका देनी चाहिए। हालांकि आपने मुझे नहीं छुड़ाया है, फिर भी आपकी पॉलिसी है कि अगर आपका क्लाइंट जेल जाने से बच जाता है तो फिर आपको आपकी फीस देनी पड़ती है, फिर वो क्लाइंट चाहे जैसे भी छोटा क्यों ना हो, है ना? बिल्कुल सही। तो फिर मैंने निधि को सब कहा है, पर उसने कहा कि आपके साथ हमारा 2 लाख रुपए का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था और उसने ये भी कहा है कि ये काम आपने एक कविता प्रेमी होने के नाते खुद से किया है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने ये साफ साफ कह दिया कि ये उसके रुपए हैं और अपने पॉकेट से 2 लाख रुपए वो आपको नहीं देना चाहती। जैसा बाप वैसी बेटी, शायद। खैर छोड़िए, रुपए भी उसकी और मर्जी भी उसकी, पर आपकी फीस के अलावा आपका जो भी खर्च हुआ है वो देने के लिए मैंने उसे मना लिया है। तो अगर आप बता देते कि आपका कितना खर्चा हुआ है तो।
आपको मुझे एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस केस को सिर्फ एक कविता प्रेमी की हैसियत से ही लिया था। आपकी प्रेमिका ने सही कहा है, वैसे भी खर्चा भी ना के बराबर ही हुआ है और आपके केस में थोड़ा सा खर्च करके मैं भी खुश हुआ हूँ। ठीक है, पर अगर आप लेना नहीं चाहते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैंने आपसे पैसा लिया तो फिर वो आपको अपमान करना होगा। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, पहले जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं था तब मैं जब चाहे तब कविता लिख पाता था, पर अब मैं चाहकर भी एक लाइन तक नहीं लिख पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप मेरा अपमान नहीं कर रहे, पर आपके हुनर को यूं ही बर्बाद कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि मैं अब दोबारा कभी नहीं लिख पाऊंगा। घंटों तक मैं बस पेन और पेपर लेकर सिर्फ बैठा ही रहता हूँ, पर एक लाइन भी नहीं लिख पाता हूँ। और निधि भी कहती है कि ये सब लिखकर आखिर फ़ायदा ही क्या है, आजकल कोई भी कविता नहीं पढ़ता। और मुझे भी यही लगता है कि बिल्कुल सही कह रही है वो। जैसा बाप वैसी बेटी। हो सकता है, पर जेल में रहते वक्त कविता लिखने में इतनी मुश्किल नहीं हुई थी मुझे। जेल से निकलने के बाद अब पैसों की कोई परेशानी नहीं है हमें, और निधि के पापा भी नहीं है मुझे परेशान करने के लिए। पर फिर भी मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। मगर जेल में रहते वक्त हर दिन एक कविता निकलता था मेरे दिमाग से। सर के अंदर कविताओं का पहाड़ बन चुका था। अपने जैकेट के पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकाला राहुल ने। जेल में लिखा एक कविता आपको पसंद आया था, अब इस कविता को जरा पढ़िए। उस कविता को पढ़ा प्रतीक अग्रवाल ने। पक्षी को लेकर लिखा हुआ है। सच में बहुत बढ़िया लिखा है आपने, प्रतीक ने कहा। मुझे भी लगा था कि ये आपको पसंद आएगा। जेल में बैठकर लिखा था मैंने ये खूबसूरत कविता, पर मेरी किस्मत देखिए, जेल से निकलकर अब एक आज़ाद और खूबसूरत जिंदगी जीने के बाद अभी मैं एक लाइन भी नहीं लिख पा रहा हूँ। कितनी बुरी बात है ना? सच में बहुत बुरी बात है। एक कवि के लिए इससे बुरा और हो भी क्या सकता है? सहानुभूति दिखाते हुए कहा प्रतीक ने। पहली बार जहां दोनों मिले थे, 2 हफ्ते बाद फिर से उसी जेल में एडवोकेट प्रतीक अग्रवाल राहुल मिश्रा से मिलने आए। मिस्टर अग्रवाल, मैंने तो सोचा था कि आप आएंगे ही नहीं। ऐसा सोचने की कोई खास वजह? क्योंकि पुलिस ने कहा है कि मैंने निधि का खून किया है, पर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसका खून नहीं किया। आपके खून करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। मेरे लिए अंजू का खून करना पॉसिबल था, क्योंकि मैं तब बहुत नशे में था। इसीलिए क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता। पर जब निधि का खून हुआ तब तो मैं अपने घर पर ही नहीं था, यहाँ तक कि मैं नशे में भी नहीं था। उस दिन मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। हम लोग सिर्फ ये प्रूव करेंगे कि उस दिन आप अपने अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं थे। राहुल ने सर हिलाया। चलिए, मैंने ये मान लिया कि आपने ये सब प्रूफ कर दिया, पर मेरे अपार्टमेंट से निकलते वक्त भी निधि जिंदा थी, ये कैसे प्रूफ करेंगे? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, आप चिंता मत कीजिए, प्रतीक ने भरोसा देते हुए कहा। हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, है ना? बिल्कुल। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। शायद किसी और ने आपको फंसाने के लिए आपके अपार्टमेंट में घुसकर कुल्हाड़ी से आपके प्रेमिका का खून किया है। कोई आपकी सफलता देखकर बहुत जल रहा था, उसी ने खून किया है। पर वो है कौन? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर, वही तो मेरा काम है। ठीक है, पर इस बार आपको आपकी फीस जरूर मिलेगी, और इस बार आपके केस लड़ने का नियम मेरे केस के लिए बिल्कुल सही है। वो कैसे? अगर मैं निर्दोष साबित हुआ तो मैं निधि की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा। उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाया था, इसीलिए आप जितनी फीस चाहेंगे मैं उतना ही आपको फीस दे सकता हूँ। 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं नहीं, 2 लाख रुपए ही काफी है। तो फिर यही तय रहा, पर अगर मैं दोषी पाया गया तो फिर मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अपराध करके कोई भी बच नहीं सकता। आपका केस मैं खुद हैंडल करूंगा। मिस्टर मिश्रा, आपका केस बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, ये तो मुझे मानना ही होगा। जी, मुझे पता है। आपका केस लड़ने में मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। याद रखिएगा, इस केस में आपको मुजरिम करार देने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैंने जो किया ही नहीं, ऐसे एक जुर्म के लिए मैं सज़ा पाने जा रहा हूँ। कभी कभी कानून के लूप होल से ऐसे 2-1 केस निकल आते हैं,
तब बेगुनाह आदमी भी मुजरिम साबित होता है। पर आप निराश मत होइए, अगर आप मुजरिम करार भी दिए जाते हैं तो भी आप दूसरे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और वैसे भी जेल में वक्त गुजारने के लिए कविता तो आपके पास है ही। आपके पास क्या पेन और पेपर है? अगर नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दिला दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जेल में बैठकर मैं शायद बहुत सारा कविता लिख पाऊंगा। इस तरह शायद मेरा दिल भी शांत रहेगा। कहानी यही खत्म होती है। पर आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। आपको क्या लगता है, ये खून आखिर किसने किया है? मुझे तो लगता है कि ये सारा खून उस वकील ने किया है, मतलब एडवोकेट मिस्टर प्रतीक अग्रवाल ने। शायद कविताओं ने ही उसे पागल बना दिया था। इसीलिए पहले निधि के पिता को कुल्हाड़ी से खून करके राहुल को उसने जेल से बाहर निकाला, और जब उसने सुना कि राहुल अब और कविता नहीं लिख पा रहा है, तब उसने ही निधि का खून करके राहुल को दोबारा जेल में डाल दिया। पर मेरे इस थ्योरी के साथ आप सहमत नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए आप आपकी थ्योरी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।